हेलो स्टूडेंट, आवर्त सारणी चैप्टर के अंदर आयनन एंथैल्पी को कंप्लीट कर चुके थे। उसका आयनन एंथैल्पी के मान के ऊपर एक आवर्त और एक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब अपने एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएं या एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मानों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, या कुछ एक प्रश्नों की भी अपने उसके अंदर बात कर चुके थे। आज अपने किसी में चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, जिसे अपने डेल EGH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, या इसे नाम क्या दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी जब परमाणु है वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस ग्रहण करने वाली एंथैल्पी परिवर्तन का अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपने इसकी परिभाषा क्या देंगे, अपने इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अपने कहते हैं जब कोई गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु यहां पर कहें, जब कोई विलगित गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, जब कोई विलगित गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है, ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है। ठीक है, जब कोई विलगित गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोई विलगित गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर किस में परिवर्तित होता है, ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस पूरे प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी की जो ये माप है और ये जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा, कोई भी जो परमाणु है वो सरलता से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अपने का उदासीन गैसीय परमाणु, तो कोई परमाणु हमारे पास क्या है, X कोई परमाणु है जो किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाता है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। कोई उदासीन विलगित गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक ऋणावेशित आयन में परिवर्तित हो जाता है, एक ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रम में जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहा जाता है। अर्थात परमाणु द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो प्रक्रम है, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो प्रक्रम है वो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने कहा था जो आयनन एंथैल्पी है वो आयनन एंथैल्पी सदैव ऊष्माशोषी प्रकार की होती है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कैसी हो सकती है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की भी हो सकती है और ऊष्माशोषी प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रक्रम में हमको जो एंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है वो एंथैल्पी में चेंज कैसा मिल सकता है, नेगेटिव टाइप का भी मिल सकता है, और जो चेंज है वो कैसा मिल सकता है अपने को, पॉजिटिव टाइप का भी मिल सकता है। ये क्षेपी होगा या शोषी, ये किस बात पर निर्भर करता है, उस तत्व के स्वभाव पर निर्भर करेगा। किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो अपने यहाँ से अगर निर्भरता पूछता है तो निर्भरता क्या होगी, अपने कह सकते हैं तत्व के
स्वभाव पर ये चीज़ प्रक्रिया निर्भर करती है कि उस तत्व का स्वभाव कैसा है, उस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि जो आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो आयनन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन लब्धिक एंथैल्पी का मान ऊष्माशोषी प्रकार का है या ऊष्माक्षेपी प्रकार का है। ठीक है, बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अर्थात जब ऊर्जा मुक्त करेंगे तो उसमें जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन आएगा वो कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी प्रकार का होगा। जैसे अपने बात कर सकते हैं कि जो 17वें वर्ग के जो तत्व हैं, हैलोजन वर्ग के जो तत्व हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया जाए, उनको जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा होता है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और क्यों होता है ऋणात्मक प्रवृत्ति का, क्योंकि अगर जो 17वें वर्ग के जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी अगर अपने बात करें तो ये तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और इसके पास वाला ही तत्व कौन सा है हमारे पास, जो उत्कृष्ट गैसें हैं, और उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। दो तत्व जो निकटतम वर्ग से संबंध रख रहे हैं, वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18, तो दो वर्ग निकटतम वर्ग की अपने बात कर रहे हैं और दोनों में जो एंथैल्पी के जो मान है वो अलग अलग है। तो वर्ग 17 में जिसे अपने हैलोजन बोला जाता है, ठीक है, इन हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, ठीक है, हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या होती है, अत्यधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, और इसके पास में कौन सा है, वर्ग 18, तो वर्ग 18 के जो तत्व हैं, ठीक है, जिसे अपने क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है या नोबल गैसें जिनको नाम दिया जाता है। ये जो नोबल गैसें हैं, इन नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो कैसी होती है, धनात्मक प्रवृत्ति की होती है। तो दो निकटतम वर्ग हुए 17 और 18, 17 की सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होती है और 18 की कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो अपने कहे वर्ग 17 का कोई भी जैसे हैलाइड है, हैलाइड कौन हुआ, एक्स के रूप में क्या हो सकता है अपने पास, जैसे मैं कहता हूँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। तो ये भी कोई भी गैसीय तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूँ यहाँ पर, तो क्लोरीन के पास देखो विन्यास क्या होता है, 2, 8, 7 होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में था क्लोरीन, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो गया, Cl- क्लोराइड आयन गैसीय अवस्था में, और इसका जो विन्यास है वो 2, 8, 8, अर्थात निकटतम उत्कृष्ट गैस कौन सी बन गई, 18, और 18 जो किसका होता है, आर्गन का होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकटतम गैस विन्यास किसका प्राप्त कर लेता है, आर्गन का प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रक्रिया में कहते हैं कि अत्यधिक ऊर्जा है वो मुक्त होती है, अर्थात इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आवर्त सारणी में कौन से तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक होती है, तो वो तत्व कौन सा है, क्लोरीन की बात करेंगे। तो सर्वाधिक ऋणात्मक मान किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो रहा है बीच में वाले तत्वों को लिया, न तो अपने ब्रोमीन की बात की है और ना ही फ्लोरीन की बात की है, आपने सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, क्लोरीन की। ठीक है, तो होनी या तो चलो पहले तत्व की होनी चाहिए थी, तो वो उसको अपनी अपनी डिस्कस करेंगे आगे। अभी अपने ये बताना था कि यहाँ पर क्या करता है कि जो ये जो तत्व हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो निकटतम गैस विन्यास, क्लोरीन जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आर्गन का जैसा प्राप्त कर लेता है, फ्लोरीन नियोन के जैसा प्राप्त कर लेता है, ब्रोमीन, आयोडीन जो इसके निकटतम गैस विन्यास है, ठीक है, क्रिप्टॉन और जीनोन के जैसे विन्यासों को ये प्राप्त कर लेते हैं। अब इससे अगला जो वर्ग है वर्ग नंबर 18, तो 18 के अंदर अगर अपने बात करें तो ये तो पहले से स्थायी विन्यास है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति है ही नहीं। तो इसकी वजह से इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो अपने को इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए पहले ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जो मुक्त ऊर्जा होगी वो तो कुछ होगी नहीं अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, इसलिए अपने कह रहे हैं कि जो उत्कृष्ट गैसों के लिए जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे इसमें कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या परिवर्तन देखने को
मिलता है। ठीक है, तो ये अपने बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में आवर्त और वर्ग में हमें क्या प्रभाव या क्या अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे आवर्त में, कि एक आवर्त में अपने बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अपने बात करें सिंपल से रूप से, अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पर अपने बात समझे, तो देखिए आवर्त सारणी में पहले कौन से तत्व हैं, धात्विक, और फिर कौन से होते हैं, अधात्विक तत्व आते हैं। तो धातु और अधातु में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी होती है, अधातु की होती है, क्योंकि धातु तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहती है, त्यागना चाहती है। तो इसका मतलब आवर्त सारणी में जैसे जैसे अपने बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं, तत्वों की अधात्विक प्रवृत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। तो अधात्विक प्रवृत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी, अर्थात वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होने की वजह से इनसे जो मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है, इस प्रक्रम में जो परिवर्तन में जो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अर्थात ज़्यादा ऋणात्मक अपने को देखने को मिलेगा। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज़्यादा ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, समझ में आई बात अपने को। अब बात करेंगे किस में, एक वर्ग में। तो वो वर्ग में कहता है कि जैसे अपने ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं एक वर्ग में, तो कहता है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा, कोशों की संख्या में वृद्धि होगी। अब जब कोश बढ़ेंगे, अर्थात नाभिक का बाह्यतम कोश से जो दूरी है वो दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब नए इलेक्ट्रॉन को अपने प्रविष्ट करवा रहे हैं, तो नए इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करवाने पर उसकी जो ऊर्जा की जो मुक्ति है वो ऊर्जा भी क्या होगी, कम मुक्त होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण है वर्ग बढ़ने पर या कोश बढ़ने पर जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से एक वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में, ऋणात्मक मान में, हमने ऋणात्मक मान यहाँ पर कहेंगे, तो ऋणात्मक मान में क्या देखने को मिलती है, हमें कमी देखने को मिलती है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान में वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान में कमी देखने को मिलती है, अर्थात वह मान कैसा हो जाता है, धनात्मक प्रवृत्ति का मान हमें मिलता है यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त में होगी, क्योंकि 18 वर्ग की तो धनात्मक होती है। तो अब अपने कहें कि अपनी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो ऋणात्मक होता है, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव मान होता है, वो नेगेटिव मान किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरीन तो फ्लोरीन के नीचे है। आपने देखो यहाँ पर इस तरह से अगर अपने देखें तो अपने कहा, जैसे दो वर्गों की मैं बात करता हूँ, हमारे पास था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, इसके बाद में कौन से तत्व हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो तत्व इस तरह से मौजूद है। तो अपने कहते हैं कि एक बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज़्यादा ऋणात्मक होता है। तो अपने कहा कि जो ये हैलोजन परिवार है, इन हैलोजन परिवार की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, सर्वाधिक ऋणात्मक प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और वो सर्वाधिक ऋणात्मक प्रवृत्ति की भी है। ठीक है, इनकी कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्कृष्ट गैसों की अपने बताई धनात्मक प्रवृत्ति की होती है। लेकिन अपने यहाँ पर बात करें तो सर्वाधिक ऋणात्मक किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। दूसरी बात क्या थी, वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान में क्या आती है, कमी आती है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज़्यादा ऋणात्मक मान किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए। लेकिन अपने कह क्या रहे हैं कि ज़्यादा ऋणात्मक मान किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे के कारण को अपने समझते हैं यहाँ पर, और इसके कारण को अपने डिस्कस करें यहाँ। देखिए, दोनों के आकार की बात करता हूँ। फ्लोरीन के अंदर ये पहला कोश और इसमें जो मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में ये दूसरा कोश और इस दूसरे कोश में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है 3, 4,
5 6 और 1 7। ठीक है, तो ये तो अपनी जो संरचना बनाई वो संरचना किसकी बना दी, फ्लोरीन की बना दी। इसी तरह से दूसरी संरचना मैं यहाँ पर निर्मित करता हूँ क्लोरीन की। तो ये क्लोरीन का पहला कोश हो गया और ये क्लोरीन का दूसरा, ठीक है, और ये क्लोरीन का क्या हो गया, तीसरा। तो हुआ क्या, ज़्यादा मान किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का ऋणात्मक मान ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन मान ज़्यादा ऋणात्मक किसका है, क्लोरीन का मान ज़्यादा ऋणात्मक है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे के कारण को हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, जब नया इलेक्ट्रॉन अपने ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, ठीक है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो किस में परिवर्तित होगा, F- में परिवर्तित होगा। इसी तरह से क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं, तो क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, Cl- में परिवर्तित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता या निकलता कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और निकलना हमेशा बाह्यतम कोश में से होता है, कि जो उस तत्व का सबसे बाहरी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या उसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो फ्लोरीन का बाह्यतम कोश मैं इसको लिखता हूं, तो 1s2 2s2 2p5, तो बाह्यतम कौन सा है, देखो p5, p5 में जोड़ेंगे और p5 में जोड़कर अपने बना देंगे 1s2 2s2 2p6 में परिवर्तित कर देंगे। इसी तरह से क्लोरीन में अगर अपने बात करें तो वो क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो बाह्यतम कौन सा है, p5 है, और p5 से अपने इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, p6 में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो बाह्यतम कोश देखो दोनों का अलग है, इसमें p है 2p है और उसमें कौन सा है 3p है, दोनों में इलेक्ट्रॉन समान है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, लेकिन ऊर्जा स्तर, क्लोरीन का ऊर्जा स्तर क्या हो गया, बढ़ गया, और फ्लोरीन का ऊर्जा स्तर क्या है, कम। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का आकार छोटा है, तो फ्लोरीन का आकार छोटा होने की वजह से अपने कहते हैं एक छोटे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर देख सकते हो एक बड़े कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अपने को पता है कि नाभिक के आकर्षण के अलावा एक दूसरा प्रभाव और भी होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण। तो अपने देखें यहाँ पर इसका आकार छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ गया, जबकि यहाँ पर इस कोश में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम है, क्योंकि आकार बड़ा है। तो आकार बड़ा होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है वो दूरी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर दूरी क्या है, कम है। तो जब इसके अंदर अपने नया इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले से ही ज़्यादा है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उस नए इलेक्ट्रॉन को जो इस कोश में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से अब इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत लगानी पड़ेगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन जो इसमें मौजूद पहले से इलेक्ट्रॉन है उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध यहाँ पर इसके अंदर आ जाए, मतलब धक्के से। जैसे अपने कई बार मेले के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ पर लाइन में लगे हुए होते हैं, तो लाइन में क्या होता है, अपने धक्का मुक्की करके फिर अपने प्रवेश करते हैं, तो वो अपने एनर्जी देखिए। अब एक तो मंदिर में छीड़ है, बिल्कुल वहाँ पर रास्ता खाली है, तो मंदिर का रास्ता खाली है तो अपने आसानी से मंदिर के तो जो मेन हमारी जो मूर्ति है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर मेले के समय में देखें तो वहाँ तक पहुँचने में अपने को ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, तो ऊर्जा क्या करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे। ये चीज़ सेम इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर पहले से भीड़ ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस कोश तक पहुँचने में ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, खर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी, जबकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से क्या कर सकता है, पहुँच सकता है। तो इसका मतलब इसको ज़्यादा खर्च करनी पड़ी, इसको कम खर्च करनी पड़ी, तो बची किसके पास ऊर्जा ज़्यादा, ये कम खर्च कर रहा है यहाँ पर ये बड़ा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास ऊर्जा ज़्यादा बची ना, और इसके पास ऊर्जा क्या है, कम बची। तो जब इसके पास ज़्यादा बची है, तो जब ये स्थायी कोश में आ जाता है, अपने परमाणु संरचना में कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी कोश में प्रविष्ट हो जाता है, जब इसका कोणीय संवेग mvr nh/2π के इक्वल हो जाता है, तब वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है, मुक्त कर देगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन के केस में ऊर्जा क्या होगी, मुक्त ज़्यादा होगी, और फ्लोरीन के केस में जो ऊर्जा है वो कम मुक्त होती है। तो इसके कारण से फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा है
वह इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण उच्च होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है वो अपने को कैसा देखने को मिलेगा, कम ऋणात्मक मान अपने को देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक ऋणात्मक मान किसके हो जाते हैं, क्लोरीन का हो जाता है, ठीक है। और बाकी जगह जो अपने जो रूल है वो रूल सेम ही चलेगा। अब यहाँ पर कुछ जगह अपने को इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द भी देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ जगह अपने को मान क्या शब्द देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वास्तव में क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान होता है ना, देखो आपने कहा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लेकिन कई जगह या छोटी क्लासों में अपने ये एक नाम पढ़ा हुआ मिलता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की जगह अपने को जो शब्द देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहा जाता है, तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान जो होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तो क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, जो क्या है वास्तव में जो अगर थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर अगर अपन देखें तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को देने के लिए क्या करनी पड़ती है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास संभव सामान्यतः नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो शब्द है वो किसके लिए काम में लेंगे अपने, इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जहाँ पर ऋणात्मक मान होगा उसी के लिए अपने क्या शब्द प्रयोग में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द को ही प्रयोग में लिया जाएगा। बाकी किसी केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द को अपने प्रयोग में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन बंधुता कंप्लीट हुई। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, मतलब वो अपने चैप्टर का लास्ट वीडियो ही होगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।